आप एक यात्रा में, जिसने इसको डेस्टिनेशन मान लिया कि हम एनसीईआरटी खत्म हो गई, अब हमारा काम, उसी दिन आप समझ लीजिएगा कंपटीशन से बाहर हो गए। अपने आप से वादा करिए कि हमें इससे ज्यादा सीखना है, हमें आगे जाना है। उजांग सर ने जो एक आग जलाई है पढ़ने की, उस आग को बुझने नहीं देना, तब आप कभी भी जो है वो पीछे नहीं जाएंगे। चलिए हम आ जाते हैं आज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इकोनॉमिक्स में मैंने एक कोशिश की कि एनसीईआरटी जो कि इकोनॉमिक्स को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती, अगर आपने इकोनॉमिक्स पलट के भी देखा होगा तो कहीं से भी ये जस्टिफाई नहीं करती, और मैंने जितना वादा किया था उससे कहीं ज्यादा आपको दिया। और करते करते हम लोग वेलफेयर इकोनॉमिक्स को, वेलफेयर मैंने इसको दो बाड़ों में तोड़ा, ठीक है, जो अमर्त्य सेन की इकोनॉमिक्स है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स जिसे हम लोग कहते हैं, कि जब हम लोग वेलफेयर पे जाते हैं, हम वेलकम करते हैं यहां पर वेलफेयर इकोनॉमिक्स को, जिन्होंने पूरी दुनिया को वेलकम किया इनके इस कॉन्सेप्ट को, कि स्वागत है कि एक इकोनॉमिक्स में जहां पे क्रूड सिर्फ माना जाता था लाभ और हानि इकोनॉमिक्स है, पाना और खोना इकोनॉमिक्स है, वेल्थ के बारे में बात करना इकोनॉमिक्स है, वहां पर लोगों को बताया कि लोगों के कल्याण कल्याण के जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक्स है। खैर मैंने वहां स्टैब्लिश करने की कोशिश की, और वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे मैंने आपके साथ बहुत सी धारणाओं को डिस्कस किया, कोशिश की कि मैं इकोनॉमिक्स को एक हुक के साथ जोड़कर आपको पढ़ा सकूं, ताकि आपको समझ में आए कि इकोनॉमिक्स जो अचानक से बिखर जाता है टूटकर, वो कैसे काम करता है। और उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके दिमाग को बहुत ही सोचने योग्य बनाया होगा कि हम जिस इकोनॉमिक्स को जानते थे, ये इकोनॉमिक्स उससे कहीं परे है, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। हम जानते थे कि अगर मेरी जेब में पैसा नहीं तो मैं गरीब हूं, लेकिन अगर मेरी जेब में पैसा है और उसके बावजूद भी अगर मुझे मेरे हक नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो हक मेरा पॉलिटिकल हो, वो मेरा सोशल हो, या मेरी वो मूलभूत सुविधाएं हो, फंडामेंटल्स जो है मेरे, अगर वो मुझे नहीं मिल पा रहा है तो मैं गरीब हूं, मैं वंचित हूं। और गरीबी से निकलकर एक कॉन्सेप्ट आया जिसे हम लोग एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूजन यानी वंचना कहते हैं। अब यहां पर आपको समझ में आया कि कितने ही महत्वपूर्ण आयाम है। अगर आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने खोल के देखा होगा तो कश्मीरी पंडितों को उनके आवासों में बसाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जहां से आज से कई साल पहले, लगभग 30 साल पहले उन्हें कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा उनको वहां पे, और वहां आज उनकी प्रॉपर्टीज उनको वापस की जा रही हैं, उनको बसाने के मूलभूत प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि कभी ये कश्मीर की इकोनॉमिक्स में बहुत ही गहरा जो है वो आयाम रखते थे। डेली के डेली आप तालिबान में होने वाली जो हलचलें हैं, उनके द्वारा अफगानिस्तान में जो हलचलें हो रही हैं, उनके बारे में आप लोग जो है बहुत ज्यादा अवेयर होते होंगे या जानते होंगे। पूरी दुनिया में आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे रिश्तों के बीच में, हमारे सेगमेंट्स के बीच में, या जो ये उठापटक चल रही जिसको अभी दुनिया नहीं समझ पा रही है कि इस गेम में पीछे ये गेम किसका है, अमेरिका का गेम है, चाइना का गेम है, रशिया का गेम है, या इंडिया और अमेरिका का गेम है, किसका गेम है एक्चुअली हम नहीं जानते हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ समय बाद पता चलेगा इसके पीछे इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा गेम तय करता है। यानी मेरे देश के अंदर, मेरे देश के बाहर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, व्यवहार में, रिश्तों में, हर जगह इकोनॉमिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में चुनने के लिए अच्छा और बुरा नहीं होता, यहां बुरा और बहुत बुरा होता है। तो मैंने सबसे पहले कोशिश की कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र की एक अवधारणा आपके साथ रख सकूं, और उम्मीद करता हूं कि मैं इस अवधारणा को रखने में, इस कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश करने में कुछ हद तक कामयाब रहा हूं, और शायद इकोनॉमिक्स जैसा बिखरा, नीरस और बहुत ज्यादा टूटा फूटा विषय आज आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक्स में कौन सी चीज कहां है। अगर कोई चीज इनकम की बात हो रही है तो मैं एक्सपेंडिचर के साथ जोड़ सकता हूं, एक्सपेंडिचर को सेविंग्स के साथ जोड़ सकता हूं, सेविंग को इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ सकता हूं, इन्वेस्टमेंट को प्रोडक्शन के साथ जोड़ सकता हूं, प्रोडक्शन को मैं इंप्लॉयमेंट यानी रोजगार के साथ जोड़ सकता हूं, रोजगार को पुनः इनकम के साथ जोड़ते हुए अर्थव्यवस्था का एक चक्र यानी साइक्लिक फॉर्म प्रोड्यूस कर सकता हूं, और मुझे पता रहेगा कि कौन सी चीज एग्जैक्टली कहां हो रही है। मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझ सकता हूं, पॉलिटिकल इकोनॉमी की जरूरतों को समझ सकता हूं, ये चैलेंज को समझ सकता हूं कि इकोनॉमिक्स में कौन सी चीज कहां प्रोड्यूस की जाती है, इकोनॉमिक्स किसके लिए काम करती है, किसके लिए प्रोडक्शन करती है, कितना प्रोडक्शन करती है, ये तय करने वाला कौन होता है। यानी इकोनॉमिक्स भी अपने आप में एक यात्रा है, इकोनॉमिक्स कभी डेस्टिनेशन नहीं हो सकती, कोई भी इकोनॉमिक्स बुरी या अच्छी नहीं हो सकती है। हमें ये बात पता है कि इकोनॉमिक्स हमेशा लगातार एक बदलाव से होने वाला सेगमेंट है। हमने ये भी देखा कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और सोसाइटी कभी अलग नहीं हो सकते, ये तीनों जो है वो आपस में गुथे हुए हैं, और समाज कभी भी एक नहीं रह सकता। आज से 100 साल पहले का समाज और आज के समाज में हमें जमीन आसमान के मूल्यों में जमीन आसमान के अंतर दिखाई पड़ते हैं। जब हम आजाद हुए थे तो हमारे मूल्य अलग थे सामाजिक, आज हमारे सामाजिक मूल्य बिल्कुल अलग है, हमारी सोशल वैल्यूज टोटली डिफरेंट है, हमारी पॉलिटिक्स टोटली डिफरेंट है। पहले आज से अगर हम जब आजाद हुए थे तो हमारे राजनेताओं में आदर्श देखा जाता था, हम उन्हें महापुरुषों के रूप में देखा करते थे। जब वो संसद में डिबेट किया करते थे तो पूरा विश्व उन्हें सुना करता था, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ये जैसे महान नेता जब जो है डिबेट किया करते थे, जब जेपी हो, तो ये पूरा संसार के लिए आदर्श तैयार करते थे, समाज का आदर्श तैयार करते थे। लेकिन आज वही संसद जो है लगातार हम देखते हैं कि वहां पर ढेर सारे बाहुबली प्रवेश कर चुके हैं, वो जिनके
जिनके ऊपर रेप हत्या के जो है केसेस हैं वो भी जो है संसद में प्रवेश कर चुके हैं। वहां पर जो है वो एक दूसरे के खिलाफ उटपटांग हरकतें करते हैं, महिला मार्शलों को वो जो गला पकड़ लेते हैं, और बहुत सी ऐसी हरकतें हो रही जिसको पूरा देश सुन रहा है, देख रहा है, और उसके बाद भी हमें लगता है कि हमारे राजनीतिक मूल्यों में लगातार पतन होता चला जा रहा है। आज धीरे धीरे हम विरोध के लिए विरोध की राजनीति को उत्पन्न कर चुके हैं, यानी हमें सिर्फ अपोज करना है, चाहे वो किसी भी बात पे हो, राष्ट्रीय हित के भी बात पे हो, तो वहां पर हमें अपोज ही करना है। तो कुल मिलाकर हमें यह दिखाई पड़ रहा है कि इकोनॉमिक्स को मैंने जो एक एस्टैब्लिशमेंट किया कि इकोनॉमिक एक एब्सोल्यूट सब्जेक्ट नहीं हो सकता, कभी भी आप इसको सिर्फ सैद्धांतिक रूप से नहीं पढ़ सकते। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए मुझे समाज और मुझे राजनीति दोनों की एक थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, इसीलिए मैंने हिस्ट्री को थोड़ा सा पीछे की और पॉलिटी को पहले लेकर आया हूं, ताकि आपको समझ में आए कि इकोनॉमिक्स किसके लिए काम करती है, इकोनॉमिक्स किसके द्वारा काम करती है, और इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है। तो ये तीनों चीजों को मैंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की और उम्मीद की है कि मैं पूरे डायमेंशन में इसको जो है वो लेकर आ सकूं। चलें आगे बढ़ते हैं। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बाद मेरा सफर शुरू होता है जब मैंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र में आपके दिमाग में प्रश्नों की एक झड़ी लगा दी कि एक्चुअली में अर्थव्यवस्था का चेहरा होता कैसे है। एक्चुअली में यूपीएससी आज की डेट में या जो भी पीसीएस एग्जाम है वो एक्चुअली में ये जानना चाहते हैं कि समाज के लिए अर्थव्यवस्था कैसे काम करेगी, ये अप्लाइड साइंस कैसे है, ये इकोनॉमिक्स में इमोशनल साइंस कैसे है, लोगों की जरूरतें, उनकी मूलभूत सुविधाएं, उनके जीवन को उन्नत करने में इकोनॉमिक्स कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूं, इकोनॉमिक्स का एक दूसरा पहलू और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब मैं इकोनॉमिक्स में बात करता हूं, आपने कहा कि हां हमें समझ में आया कि इकोनॉमिक्स समाज के लिए काम कर रही है, इकोनॉमिक्स समाज के भले के लिए काम कर रही है। हमारे डीपीएसपी में यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो हमने वेलफेयर स्टेट की बात की है, हमने प्रीएम्बल में कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों के उत्थान के लिए बात करें, और हम उनसे कहते हैं कि हम उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता अवश्य देंगे। सबसे पहली स्वतंत्रता सबसे मूलभूत होती है, राजनीतिक के बाद जो होती है वो आर्थिक स्वतंत्रताएं होती हैं। यानी जब तक मेरे हाथ में परचेसिंग पावर पैरिटी नहीं आएगी, मैं अपनी इच्छा को मांग में पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। पर सवाल है कि जब मैं भारत जैसे एक राष्ट्र को देखता हूं, राइट, जब मैं भारत जैसे राष्ट्र को देखता हूं तो यहां पर जो है वो बहुत जबरदस्त एक उन्नति के साथ विरोधाभासों का भी देश है। ये पैराडॉक्सियल जो है कंट्री है। पैराडॉक्स में अगर हम बात करें तो हमें दिखाई पड़ेगा कि भारत युवाओं का एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, बहुत ज्यादा युवाओं की संख्या, पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। पर सवाल है क्या युवा के पास अवसर हैं, क्या युवा के पास अवसर है कि वो उसको आगे लेकर बढ़ सकता है, क्या युवा को जो है नौकरियां मिल रही हैं, क्या युवा को जो है वो अपना काम करने के लिए सहूलियतें मिल रही हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें रोक भी सकती हैं। क्या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है, क्या 24 घंटे बिजली मिली हुई है, क्या हमारे पास, क्या हमारा हर गांव आज सड़कों से जुड़ गया है, क्या हमारे किसानों को अपना सामान बेचने के लिए मंडी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्या वहां पर मशीनें हैं या बिचौलिए आकर जो है किसानों के साथ मोलभाव करते हैं, क्या उनके अपने सामान की सही कीमत उन्हें मिल पा रही है, क्या वो उनको सूचनाएं मिल पा रही है कि उनके सामान की सही कीमत क्या है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर मैं अपना गेहूं बेचने जा रहा हूं, क्या मुझे पता है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में या राष्ट्रीय बाजार में एक्चुअली गेहूं की सही कीमत क्या है, मुझे उतना मिलना चाहिए। और अगर मुझे मेरा हक नहीं मिल पा रहा तो मैं जाकर किससे कहूं कि मैं अपने हक को जो है वो क्या कर सकूं, पा सकूं, सुनिश्चित कर सकूं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। हमारे गांव की, हमारे शहरों की वो महिलाएं जो खुद से अपना काम करना चाहती हैं, क्या बैंक हमारे इतने समर्थ हैं कि उनको समय समय पर लोन दे सके, सही समय पर उनको आर्थिक सहायता दे सकें। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। जब हम ये समझते हैं कि ये सारी चीजों से हमारे राष्ट्र की, हमारे समाज की प्रगति तय होती है, यानी हमारे नेशन की, हमारी सोसाइटी की, हमारी ग्रोथ क्या है, ये हम स्टैब्लिश कर पाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, अब यहीं से हमारा एक टर्न आ जाता है। आज की मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं कि हमारे सामने मुश्किलें हैं गरीबी की, हमारे सामने पुअर्टी की, हमें बेरोजगारी की समस्या है, हमारे पास आर्थिक विकास की समस्या है, हमारे पास हमें जन कल्याण करना है, हमें जो है वो डीपीएसपी में हमें एक वेलफेयर स्टेट बनना है, हमें बहुत कुछ करना है। लेकिन जब प्रश्न आता है, गरीबी आपने हटाई, मैंने पूछा कितना, बेरोजगारी कम की, मैंने कहा कितना, पहले बताओ कितने थे और तुमने कितना कम किया। यानी आपने कहा मैंने विदेशी जो है मुद्रा भंडार बढ़ा लिया, भारत में विदेशी व्यापार बढ़ा, मैंने पूछा कितना, हाउ मच, राइट, हाउ मच। तो इकोनॉमी में एक सेगमेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट्स, क्योंकि वेलफेयर को आप मेजर नहीं कर सकते, मैथमेटिकली मेजर नहीं कर सकते, कल्याण को, सुख को, आनंद को आप मैथमेटिकली मेजर नहीं कर सकते। मुझे सुख मिला कि मेरा जो है वो बच्चे का सही एडमिशन हो गया, हॉस्पिटल में मुझे इलाज मिल गया, लेकिन मेरे सुख की क्या सीमा है, इसको मेजर नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स कह सकता है कि नॉन मेजरेबल थिंग है, ये जो है वो गैर गणित चीज है, मुझे गणितीय रूप से एक आधार तो तय करना पड़ेगा, मुझे ये तो पता करना पड़ेगा हमारे राष्ट्र में गरीब कितने हैं, और हमने गरीबी निवारण जो प्रयास किए थे, सरकार ने प्रोग्राम एंड पॉलिसी चलाई थी, जो बजट दिया था, उसने लोगों की गरीबी को कितना कम किया।
हमने बेरोजगारी को कितना कम किया, क्योंकि बेरोजगारी जब कम होगी तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा तो बचत बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो फिर से रोजगार बढ़ना ही बढ़ना तय है। आप इसके मास्टर हो चुके हो, मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। पर सवाल है कि अब हम जिस इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं उसको हम गणितीय रूप से मेजरमेंट करने का प्रयास करेंगे, यानी इसको मैं बोलता हूं क्रूड इकोनॉमिक्स। ये क्रूड इकोनॉमिक्स है, विशुद्ध अर्थशास्त्र, राइट, जिसमें एनसीईआरटी के 4 चैप्टर जो है वो इसको जस्टिफाई करते हुए दिखाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्रूड इकोनॉमिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अब इस गरीबी, बेरोजगारी, विकास, डीपीएसपी, इन सब के हम मेजरमेंट्स की तरफ चलते हैं। हमें मेजरमेंट करने से हमें प्रगति पता चलती है। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने कहा कि आपने कहा सर लबासना जाना है, मसूरी जाना है, और आप चलते चले जा रहे हो, फिर कहा सही रास्ते पर जा रहे कि नहीं, कितनी दूर रह गया मसूरी, तो वहां दिखाता है कि अब मसूरी 50 किलोमीटर, आपको बड़ा अच्छा लगता है, वो पत्थर पर लिखा होता है मसूरी 50 किलोमीटर, फिर मसूरी 20 किलोमीटर, लबासना केवल 20 किलोमीटर से, तो आपको बड़ा रिलैक्स महसूस होता है कि हम जो है हाँ अपने पथ पर प्रगति कर रहे हैं और हम जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी तरह जब इकोनॉमिक्स को आपको उसकी प्रगति को मैथमेटिकली यानी गणितीय रूप से मेजर करना होता है, तो हमें क्रूड इकोनॉमिक्स यानी विशुद्ध अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है, जहां हम अपनी प्रगति को माप सकें। चलें, ओके, यहां तक। यानी अब हम इकोनॉमिक्स के गणितीय रूप में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब मैं और गजोधर जो है फिर से घूमने निकले। अब इसको फिर मजे मजे में समझो, क्योंकि हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो मैं और गजोधर निकले, बोले घूमने के लिए। बोला गुरुदेव, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपने बताया कि इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स क्या होती है, आपने बताया नेहरूवियन इकोनॉमिक्स क्या है, गांधीयन इकोनॉमिक्स क्या है, लगभग संपूर्ण चीज़ों को एनसीईआरटी से बाहर जाके आपने कवर किया, बहुत अच्छी बात है। पर गुरुदेव, इन सभी चीज़ों के साथ गरीबी, बेरोजगारी, हम इनका मापन कैसे करेंगे, हाउ टू मेजर इट? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसे आपका पेट निकल आए तो आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं ना। तो सबसे पहले लिखो कि हम इस आर्थिक समृद्धि का मापन कैसे करते हैं, पर मैंने आपको करा दिया। अब क्रूड इकोनॉमिक्स के पार्ट में आपको समझने से पहले आपको मेजरमेंट समझना पड़ेगा, ठीक है? मेजरमेंट्स कैसे करते हैं हम लोग, निश्चिंत रहें आप। देखो हाउ टू मेजर इट, हम इसका मापन कैसे करते हैं। तो इकोनॉमिक्स के मेजरमेंट में हम लोग जो है वो काफी कुछ जो है वो यहां पर अटैच करते हैं, समझते चलते हैं। सबसे पहले आइए, अर्थव्यवस्था एक चक्रीय मॉडल होता है, दैट इज द इकोनॉमिक साइकिल ऑफ, हम लोग बोलते हैं इसको इकोनॉमिक साइकिल। लिखो द इकोनॉमिक साइकिल, लिखो अर्थव्यवस्था का चक्र। अर्थव्यवस्था कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, बहुत गलत चीज है ये। अगर आपको लगे अरे ये फलाना गवर्नमेंट आई है, आगे आगे बढ़ते चले जाए, कभी नहीं होता। इकोनॉमी और जिंदगी ये दोनों लगभग एक जैसी चलती, इसीलिए मैं आपको जिंदगी जोड़ के पढ़ाता हूं। तुम अगर ये सोचो कि तुम आज 8 घंटे पढ़ रहे हो, तुम 365 दिन 8 घंटे पढ़ोगे, कभी तुम बीमार नहीं पड़ोगे, कभी तुम्हारा जो है बोरियत नहीं होगी, कभी तुम्हारा 0 डे नहीं आएगा ना। देयर इज अप्स एंड डाउन्स, हमेशा लाइफ में ऊपर और नीचे चलते रहते हैं। यहां पर भी वही सेगमेंट हमारे सामने है और उसको हम लोग जो है वो इकोनॉमिक साइकिल बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के सेंटीमेंट्स, जो इकोनॉमिक सेंटीमेंट्स होते हैं, वो अपने साथ लेकर चलते हैं और एग्जाम के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे ये रहा समय, टाइम, और ये रहा आउटपुट। तो कभी इकोनॉमी ऊंचाई पर, कभी नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, लगातार इस तरह से चलती रहती है। और इकोनॉमी में तुम लोगों ने आज के समय में, जैसे कि आपने देखा होगा कोविड टाइम में, बार बार बहुत से प्रश्न सुने होंगे। तो आप चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चीज हम तो बोलते हैं इकोनॉमिक बूम, ठीक है? आज से कुछ साल पहले या चाइना की इकोनॉमी में बूम आया हुआ था। देखो बूम, इसको बूम ही लिखना हिंदी में। अत्यधिक उछाल बोलते हैं, बूम मतलब खूब तेजी से उछलता हुआ। क्या होता है इकोनॉमिक बूम, किसे कहते हैं? आर्थिक बूम या आर्थिक उछाल किसे कहते हैं? लिखो मोर एंड मोर प्रोडक्शन। लिखो इस अवस्था में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता है। अच्छा, उत्पादन कहां है? याद है जब आप निवेश करते हैं तो उत्पादन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो सोच के देखिए उत्पादन कब होता है। कुछ अब तुम लोग मास्टर हो चुके हो, उत्पादन कब हो रहा होगा? वो चक्र याद है अच्छी तरीके से? अगर वो चक्र याद है, वो मैजिकल है, वो मेरा सबसे बड़ी खोज है इकोनॉमिक्स की। मैं उसी चक्र पे पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूं और अभी आगे जितना पढ़ाऊंगा उसी के अंदर पढ़ाऊंगा। क्रूड इकोनॉमिक्स के लिए तो खैर वो वरदान है। तो तुम्हें याद है कि जब वो उसमें उत्पादन कब ज्यादा बढ़ता है? जब निवेश, सेविंग, ये सब लगातार इकोनॉमी में क्या हो रहा, जो है वो बढ़ रहा हो। इसका मतलब, इसको मैंने क्या पढ़ाया था? इसको हम लोग बोलते थे साइकिल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी अर्थव्यवस्था में पैसा हो, अर्थव्यवस्था में प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता हो। अच्छी तरह से याद है आप लोगों को? तो वहां पर जो है हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। चलिए
अब हम लोग इसके सेकेंड स्टेज में पहुंचते हैं, मोर एंड मोर प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता है। तो याद होगा जब ज्यादा उत्पादन होगा तो सामान क्या हो जाएगा अर्थव्यवस्था में, सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो चीपर सप्लाई, तो ढेर सारा सामान आ जाता है। अरे भारत की अर्थव्यवस्था में ये सब कुछ, मान लो इंडियन इकोनॉमी में लोग सामान खरीद रहे हैं, खूब ढेर सारी जो प्रोडक्शन करने वाले को लगता है अरे खूब मेरे सामान की डिमांड होगी। लिखो सस्ता, सस्ती आपूर्ति, सस्ती आपूर्ति। अब होता क्या है कि इकोनॉमी में लोग कई बार गलत जज कर लेते, उन्हें लगता है कि बस अब इकोनॉमी में ऐसे डिमांड होती रहेगी, मैं अपना सामान बेचता रहूंगा। होता क्या है, एक्सेस प्रोडक्शन, यानी कि जितनी ज्यादा मांग हो रही है उससे ज्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। लिखो, समझते जाना कैसे जो है ये साइकिल क्रिएट होती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इस साइकिल को समझ रहे हैं कि उत्थान बूम पे जा रहा है, फिर नीचे क्यों आएगा ये भी हमें समझना पड़ेगा। बहुत ही लॉजिकल वे में मैंने आपको यहां समझाया है। लिखो, एक्सेस प्रोडक्शन हो गया, खूब ढेर सारा, लिखो खूब ढेर सारा उत्पादन, खूब ढेर सारा उत्पादन, लिखते जाओ। एक्सेस प्रोडक्शन, एक्सेस वर्ड का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, मतलब जितनी, अगर मैं 3 चीजों की मांग कर रहा हूं तो 4 चीजें मार्केट में पड़ी हुई हैं या 5 चीजें पड़ी हुई हैं। अब होता क्या है, जब सामान आपने खूब ढेर सारा डंप कर दिया मार्केट में, खबर आई कि यार फ्रिज बहुत, एसी खूब डिमांड में आएगा, या अभी जैसे कहा रहा है कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रहा है तो लैपटॉप और मोबाइल खूब धड़ाधड़ जो है, अब समझते जाना इस बात को, खूब धड़ाधड़ जो है इसकी डिमांड आने वाली है। ठीक है, जैसे जैसे लैपटॉप और जो है मोबाइल की ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है। अब क्या हुआ कि मैं एक उत्पादक हूं लैपटॉप का और जो है वो मोबाइल फोन का, मैंने धड़ाधड़ खूब ढेर सारा प्रोडक्शन करके डाल दिया कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, मेरे पास अभी इस महीने का आया कि अरे यार इस बार तो 10,000 मोबाइल फोन लोगों ने डिमांड किए, जो है पहले 4,000 मांगते तब 10,000। मैंने क्या किया, इसी एजम्पशन बेस पे कि अगले महीने भी 12,000 13,000 लोग जो डिमांड करेंगे। पर हुआ क्या, अचानक से जो है वो सारे कॉलेज स्कूल खोल दिए गए अगली बार। यानी मैंने मार्केट में ढेर सारा पैसा तो डाल दिया, और सरकार ने क्या किया, सरकार ने चाइना के साथ कोई बात हो गई, अफगानिस्तान के साथ हो गई, मार्केट थोड़ा सा डाउन होना शुरू हुआ। अब मैं डर गया, पता नहीं क्या होने वाला, ये इंटरनेट कंपनियां बैठ गई, मान लो घाटे में चली गई, एयरटेल बिक गई, कुछ भी हो गया। तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में अचानक से मेरी डिमांड स्लो होनी शुरू हो जाएगी अब मार्केट में, लेकिन मेरा प्रोडक्शन भर गया। आप समझो क्या होगा। व्हेन एक्सेस प्रोडक्शन सेल्स टेक्स टाइम, लिखो, परंतु जब बिक्री में, मतलब मेरा जो सामान है उसको बेचने में समय लगने लगा। आप ठीक है, अब अगले महीने 10,000 लोगों ने मोबाइल की डिमांड नहीं की, अब एक्सेस मेरा सामान पड़ा रह गया। अब किसी वजह से डिमांड नहीं की, मान लो इंटरनेट कंपनी की वजह से, या लोगों को डर हो गया कि जो है अगली लहर आ रही है, या कुछ भी, अचानक से स्कूल कॉलेज खुल गए तो लोगों ने बोला अब ऑनलाइन एजुकेशन की हमें उतनी नीड नहीं है, अभी स्कूल कॉलेज मेरे खुल गए, कोचिंग खुल गए, चलो वहां पे सीधे टीचर से पढ़ लेंगे। तो कोई भी रीजन हो सकता है। देखो, सेल्स टेक्स टाइम, बिक्री में जब समय लगने लगा, इसको बोलेंगे स्लो डाउन। क्या बोलेंगे, लिखो स्लो डाउन, अर्थव्यवस्था का धीमा पड़ना। लिखो, अर्थव्यवस्था का धीमा पड़ना। यह भी एक साइकिल है, मैंने इसको पूरा साइकिल के फॉर्म में बनाया है। पहले बूम, फिर स्लो डाउन, रिसेशन, ग्रेट रिसेशन, डिप्रेशन, पूरा बना दिया। यह भी एक साइकिल है। इसी तरह देखो, अब यह हुआ एक्सेस प्रोडक्शन, इसको गोल गोल बना लो पहले। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक्सेस प्रोडक्शन हो गया, सेल्स टेक टाइम, अब मार्केट में सामान बचा रह गया, खरीदने वाले लोग नहीं है, तो इसको बोलेंगे स्लो डाउन। ठीक है, यानी कि धीमा पड़ गया। कई कारण से हो सकता है, या तो महंगाई बढ़ जाए, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ गई, जैसे मान लो पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए सरकार ने, या तो महंगाई बढ़ जाए, इन्फ्लेशन, या डिमांड कम हो जाए, मैं उसकी डिमांड ही नहीं कर रहा हूं, मांग ही नहीं कर रहा हूं, बाजार में सामान फंसा रह गया, मैंने ढेर सारे मकान बना दिए, खरीदने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, या तो डिमांड कम हो जाए, जैसे आपने देखा होगा जब सरकार ने रेरा लागू किया था तो कई मकान बिकने बंद हो गए। ठीक है, रेरा डिमांड, या नोटबंदी हुई थी तो ब्लैक मनी खूब इस्तेमाल होती थी मकान खरीदने में, तो वो क्या हुआ, अचानक से डिमांड में कमी आ गई। अब क्या हुआ, मार्केट में वो प्रोडक्शन रह गया, तो इसको बोलते हैं स्लो डाउन। स्लो डाउन के बाद आता है रिसेशन, लिखो मंदी, रिसेशन मंदी। क्या होता है इसको निगेटिव ग्रोथ, आपने सुना होगा भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड टाइम में निगेटिव ग्रोथ शो कर रही है। क्यों, क्योंकि हमारे यहां डिमांड लोग नहीं कर रहे हैं, लोग घरों के अंदर बंद हैं, डर के मारे, पता नहीं क्या होगा, लोग पैसा कम खर्च कर रहे हैं कि पता नहीं इकोनॉमी में कल क्या होगा, किसी की नौकरी चली गई तो कहां से हम करेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन आप देख रहे हो खूब तेजी से बढ़ा हुआ है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम लगातार जो चढ़ते चले जा रहे हैं, आपकी सब्जियों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, इसको बोलते हैं निगेटिव, ऋणात्मक ग्रोथ। लिखो रिसेशन मंदी, यह ऋणात्मक समृद्धि का दौर होता है। देखो, इस अवस्था में देयर इज अ डी ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, पढ़ा चुका हूं तुम्हें। देखो, इस अवस्था में निवेश, खपत और रोजगार तीनों में कमी दिखाई पड़ती है। इस अवस्था में निवेश, खपत और रोजगार तीनों में कमी दिखाई पड़ती है।
जैसे हमारे यहां कोविड-19 के दौरान हुआ। कोविड-19 के दौरान तो सरकार ने क्या किया, ये तीनों चीजें कम हो गई। अच्छा रुको, अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, सब लोग जवाब देना। निवेश कम हो गया, कंजप्शन कम हो गया, लोग उपभोग नहीं कर रहे, घर के अंदर बंद है, और इंप्लॉयमेंट, भाई नौकरियां चली गई, इंप्लॉयमेंट कम हो गया। जब इंप्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम अपने आप कम होगी। अब सरकार को इससे बाहर निकलना है, ठीक है। सरकार कौन सी इकोनॉमिक्स को लेकर आएगी? एक जाने माने अर्थशास्त्री ने इससे निकलने का एक तरीका बताया था, मुझे पूरी क्लास एक साथ बता दो, मैं समझ जाऊंगा। नहीं तो जितनी भी बकैती तुम लोगों ने की है, फिर उसके बाद क्रूड इकोनॉमिक्स है, यहां पर मजा रस नहीं है, यहां पर सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म है। मैं तो फिर भी बहुत आसान करके पढ़ा रहा हूं इसको।